Hi everyone, I welcome you all to Sleepy Classes. ये वीडियो किन बच्चों के लिए होगा? फॉर द वंस हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम जो कि हमारा होने वाला है इस मई 2021 को। आज की क्लास में भी हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और उस टॉपिक का नाम है कॉरपोरेट अकाउंटिंग। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉरपोरेट का क्या मतलब होता है तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? आपके माइंड में आना चाहिए एक कंपनी की अकाउंटिंग। आज हम ये समझेंगे। तो ये समझने से पहले हमें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपनी? एज पर सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, कंपनीज एक्ट का कौन सा ईयर है? 2013। इट डिफाइंस अ कंपनी एज, सो कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब जो बनी है अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के तहत कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी जो बनती है इस एक्ट के तहत, उसको हम कंपनी बोलते हैं। ठीक है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, प्रीवियस कंपनी लॉ का क्या मतलब है? 2013 से पहले हमारा कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। तो अगर इस एक्ट के या इससे पहले जितने एक्ट थे, अगर उनके रिस्पेक्टिव हेड एक्ट्स के अंडर कोई कंपनी बनी है तो उसको भी हम कंपनी बोलेंगे। ठीक है, एन एग्जिस्टिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द फॉर्मर कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो हमें इससे क्या समझ में आया? आसान भाषा में देखते हैं। एक कोई भी कंपनी, उसको हम कंपनी कब बुलाएंगे? जब वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बनी जाती है। ठीक है, ना सिर्फ बनी जाती है, ना सिर्फ इनकॉर्पोरेट होती है, प्लस रजिस्टर्ड भी होती है। ठीक है, इसका ये मतलब है इसकी रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। ना सिर्फ 2013 के, बल्कि इससे पहले देखो, अगर 2013 में एक्ट आया है और इस एक्ट के अंडर ही अगर हम कंपनी को बोलेंगे कि वो बनती हैं, लेकिन 2013 से भी पहले हमारे इंडिया में या बाकी जगह पे भी कंपनीज थी ना, तो इससे पहले जितने एक्ट्स थे जैसे 1956, अगर उनके अंडर भी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है प्लस रजिस्टर होती है तो उसको भी हम कंपनी बोलेंगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब इसके कुछ फीचर्स हैं जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और इन सब को हम एक एक करके बहुत ही आसानी लैंग्वेज में बोलेंगे, समझेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप इनको अच्छे से समझ पाए। सबसे पहले आता है कि कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। ठीक है, ये चीज़ हमने अभी पढ़ी है। अ कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन इट इज रजिस्टर्ड under the Companies Act or other equivalent acts under the law. ठीक है, a company has to fulfill requirements in terms of documents. ठीक है, जब एक कंपनी बनती है तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने होते हैं। वो कौन से होते हैं? MOA एंड AOA। अब MOA क्या होता है? लिखिए इसको। MO is मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, AOA क्या होता है? इट इज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, उसके साथ साथ शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, उनकी शेयर कैपिटल टू बी डीम्ड एज लीगल एसोसिएशन, ये सारी चीज़ों का होना चाहिए, तभी वो इनकॉर्पोरेट कंपनी कहलाएगी। ठीक है, दूसरा आता है इट हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी। अब आपको तो पता ही है एक कंपनी को कौन बनाता है? एक इंसान। फॉर एग्जाम्पल, ये है एक पर्सन या 2-3 लोग हैं, इन्होंने एक कंपनी बनाई। ठीक है, तो क्या ऐसा है चीज कि ये इनकी एग्जिस्टेंस और एक कंपनी की एग्जिस्टेंस एक ही है? मतलब अगर कंपनी का लॉस हुआ तो वो ये पे करेंगे, क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है।
जब एक बार कंपनी लॉ के अंडर बन जाती है ना, तो जो उसके ओनर्स होते हैं या उसकी जो मैनेजमेंट होती है ना, और जो वो खुद एक कंपनी होती है, दोनों अलग हो जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली ये लोग तो कंपनी चलाएंगे, लेकिन अलग होने का क्या मतलब है, अब इस कंपनी का जितना लॉस है ना, वो इस कंपनी के प्रॉफिट्स से ही रिकवर होगा, या तो प्रॉफिट्स या इसके एसेट्स और लायबिलिटीज से। लेकिन कभी भी ये लोग ओनर्स अपनी जेब से पैसा नहीं भरेंगे। ठीक है, अच्छा बताइए, हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं। ऐसे कौन से केस में हमने कौन सी अकाउंटिंग में पढ़ा था कि जो ओनर्स होते हैं, जो चलाते हैं, वो लॉस होने पे अपनी जेब से भरते हैं? अगर आपको याद आ गया है तो वेरी गुड, द आंसर इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग। उसमें हमारी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, और यहाँ कौन सी होती है, यहाँ होती है हमारी लिमिटेड लायबिलिटी। ये आगे पढ़ेंगे, पहले सेपरेट लीगल एंटिटी पढ़ते हैं। अ कंपनी इन द आइज ऑफ लॉ इज डिस्टिंक्ट, मतलब सेपरेट होती है फ्रॉम द पीपल हु कॉन्स्टिट्यूटेड, ये हमने पढ़ा ऊपर। इट इज केपेबल ऑफ इंजॉइंग राइट्स, इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू ड्यूटीज अंडर द लॉ। इसके कुछ राइट्स होंगे, कंपनी के, लोगों के नहीं, कंपनी के कुछ राइट्स होंगे, और साथ के साथ उसकी कुछ ड्यूटीज भी होंगी। अ कंपनी कैन ऑल्सो ओन एंड डील इन प्रॉपर्टी एंड अदर सच एसेट्स। ठीक है, एक कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स करती है। ठीक है, किसी स्पेसिफिक पर्सन, एम्प्लॉय के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं किए जाते। आगे आता है लिमिटेड लायबिलिटी। सिंस अ कंपनी हैज इट्स ओन लीगल identity, its members are not liable for its debts. The liability of the members of a company is limited to the unpaid share of their share value. अब इसका क्या मतलब है, ये समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। There are some companies limited by guarantee. ठीक है, यहाँ तो हो गया लिमिटेड बाय शेयर्स, और ये केस होता है लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, वेयर द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज डिटरमाइंड बाय सच अ गारंटीड अमाउंट। अब पहला केस देखो, यहाँ पे लिखा था द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, इट इज लिमिटेड टू द अनपेड शेयर ऑफ द शेयर वैल्यू। कंपनी ना शेयर्स मंगवाती है, वो आगे समझेंगे शेयर्स वगैरह क्या होते हैं। अभी समझिए, अगर कंपनी ने आपसे 10 रुपए मंगवाए, ठीक है, और आपने सिर्फ 7 रुपए दिए, आपने अभी कितने रुपए देने हैं कंपनी को, 3 रुपए देने हैं। अगर लॉस हो जाता है ना, तो कंपनी का ये हक है आपसे वो जो आपने अनपेड अमाउंट है ना, जो आपने अभी तक पे नहीं की, ये रिकवर करने का। ये होता है अनपेड शेयर ऑफ द शेयर वैल्यू। दूसरा केस आता है गारंटी का। अगर मैंने एज अ शेयर होल्डर मैंने बोला कि कंपनी, जब तुम्हारा कोई लॉस होगा ना, तो मैं गारंटी लेता हूँ उस चीज की। अगर 10 लाख का लॉस हुआ ना, तो मैं 10 लाख का भर दूंगा, या अगर 10 लाख का हुआ तो मैं 5 लाख भर दूंगा, या कितना भी, मैंने कुछ अमाउंट की गारंटी ले ली। वो होता है लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, आगे चले, चलो नेक्स्ट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल मतलब हमेशा, इसकी एग्जिस्टेंस हमेशा रहेगी। हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि जब एक कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो जो पार्टनरशिप है, फर्म नहीं, जो पार्टनरशिप है, वो उसका एंड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ ऐसा केस नहीं होता कंपनीज में। ठीक है, अनलाइक अदर नॉन रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज, अ कंपनी इज stable business organization. Its life doesn't depend on the life of the shareholders या डायरेक्टर्स या किसी एम्प्लॉय की। मतलब एक कंपनी की एग्जिस्टेंस उस कंपनी में काम करने वाले लोगों की एग्जिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो एक बहुत ही फेमस सेइंग है, मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट अ कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। ठीक है, आगे चलते हैं। कॉमन सील। कॉमन सील का क्या मतलब है, पढ़ते हैं। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल कैसे, हमने बोला ना कि एक कंपनी, एक फॉर एग्जाम्पल ये एक पर्सन है, ये कंपनी का ओनर है, तो दोनों की अलग अलग एग्जिस्टेंस रहेगी और कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी। तो ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है कंपनी।
इट यूजेस इट्स कॉमन सील, मतलब विद द नेम ऑफ द कंपनी एनग्रेव्ड ऑन इट। सील मतलब स्टैंप लगाते हैं ना, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह में आते हैं तो कंपनी का स्टैंप लगती है वहाँ पे, इस पर्सन के नाम की नहीं लगती, वो होती है कॉमन सील। एज अ सब्सटीट्यूट फॉर इट्स सिग्नेचर। अब ये बेचारी कंपनी, ये तो आर्टिफिशियल पर्सन है, ये अपने साइन नहीं कर सकता, हाँ ये जरूर साइन कर सकता है, तो ये साइन नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, एक सील लगाएगा, उस सील में इस कंपनी का नाम होगा, ठीक है। एनी डॉक्यूमेंट bearing the common seal of the company will be legal binding on the company. Next one is transferability of shares. इसका ये मतलब है क्या शेयर्स जो कि एक शेयर होल्डर के पास होते हैं, क्या वो उसको ट्रांसफर कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये पढ़ते हैं, द शेयर्स हेल्ड बाय अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आर ट्रांसफरेबल, कर सकते हो, ठीक है। सो द ओनरशिप इन अ कंपनी कैन बी ट्रांसफर्ड। अब शेयर्स का मतलब क्या, ट्रांसफर करने का क्या मतलब है, अपनी ओनरशिप को ट्रांसफर करना, इन अकॉर्डेंस विद द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। पता है कौन कौन से केसेस में, ये नहीं कि हर तरह की कंपनी के शेयर होल्डर्स ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर। अगर वो पब्लिक कंपनी है ना तो शेयर्स ट्रांसफर होंगे, लेकिन अगर वो प्राइवेट कंपनी है तो पढ़ते हैं क्या होता है, इन अ प्राइवेट कंपनी देयर मे बी सम रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बट द राइट इज नॉट टेकन अवे कंप्लीटली। प्राइवेट कंपनी में ना ओपनली आप शेयर को नहीं ट्रांसफर कर सकते एक ओनर से दूसरे ओनर के, कुछ यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज, ओके सो वी आर डन विद द मीनिंग डेफिनेशन ऑफ कंपनीज, ठीक है, वी आर डन विद द फीचर्स ऑफ कंपनीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। इसकी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, लेकिन उम्मीद है मैक्सिमम आपने सुनी होंगी, अगर नहीं सुनी तो आज सुन लेना। सबसे पहले आती है गवर्नमेंट कंपनी। इसको ना कभी कंफ्यूज मत होना पब्लिक कंपनी से। एक पब्लिक कंपनी और एक गवर्नमेंट कंपनी दोनों की दोनों अलग होती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन कौन सा है, हो सकता है आपसे सेक्शन पूछा जाए तो आपको हर एक कंपनी का सेक्शन याद करना है। गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन है 2 सब सेक्शन 45। इस एक्ट के तहत क्या होती है, इट मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, or partly by central government, partly by one or more state governments, and includes a company which is subsidiary of any of such a government company. अरे ये इतना सब क्या बोल दिया मैम आपने, देखो ये है एक कंपनी, इसकी एक शेयर कैपिटल होती है, ठीक है। शेयर कैपिटल फॉर एग्जांपल इस कंपनी में पैसा लगा हुआ है 10 लाख, ठीक है, 10 लाख पैसा लगा हुआ है। अगर इस 10 लाख का जो टोटल पैसा है इसमें 50 कितना शेयर है, 51%, 51% और अबव किसका हो, गवर्नमेंट का हो, तो ये गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। अब गवर्नमेंट में कौन कौन सी आ सकती हैं, या तो पूरा का पूरा शेयर सेंट्रल का हो, या पूरा का पूरा शेयर स्टेट गवर्नमेंट का हो, या इन दोनों का हो, सेंट्रल प्लस स्टेट का, ठीक है। या कोई ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी है, ये वाली कंपनी इस गवर्नमेंट कंपनी की अगर सब्सिडरी है ना, मतलब इसके विद इन काम करती है, सब्सिडरी का मतलब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए समझ लो, अगर ये इसकी विद इन है ना, इससे छोटी है और ये पापा है ये बेटा है, ऐसे समझ लो, तो ये सब्सिडरी कंपनी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। आ गई बात समझ, आगे चलें। फॉरेन कंपनी, नाम से ही जाहिर है फॉरेन की कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 242 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, दिस इज द सेक्शन, गवर्नमेंट का सेक्शन था 245, ये है 242, ठीक है। फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट विच इज इनकॉर्पोरेटेड, जो बनी है आउटसाइड इंडिया। अब इंडिया के बाहर तो फॉरेन ही होता है ना, ठीक है। विच
हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एनी एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। एक ऐसी कंपनी, ये है हमारा इंडिया, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा इंडिया, ये है इंडिया की टेरिटरी। अगर इस टेरिटरी के बाहर जाके कोई कंपनी बनती है ना, तो वो होती है फॉरेन कंपनी। आई एम सॉरी, मुझे एकदम अच्छे से नहीं आया बनाना। ये होती है हमारी फॉरेन कंपनी, ठीक है। लेकिन इस कंपनी का ना बिजनेस हमारे इंडिया में है। या दूसरा पॉइंट देखिए, इट कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। या तो पहले पॉइंट में था बिजनेस कैसे करेगा, या तो फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली। दूसरे पॉइंट में इन दोनों के अलावा अगर किसी तीसरे तरह से बिजनेस कर रहा है इंडिया में तो भी उसको फॉरेन कंपनी बोलेंगे। अच्छा बताइए कौन से सेक्शन के अंडर? 242। गवर्नमेंट का कौन सा था? 245। ठीक है, साथ साथ याद करने की कोशिश करेंगे। अब आती है प्राइवेट कंपनी। ठीक है, आप में से काफियों ने गैस कर लिया होगा इसका मतलब। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 of the Companies Act 2013, it defines private companies as those companies whose article of association restrict। क्या हमने ये बात यहाँ पढ़ी? ये देखिए, in a private company there may be some restrictions placed on transfer of shares। क्या हम यहाँ पर भी ये सेम बात पढ़ रहे हैं? whose articles of association restrict the transferability of shares and prevent the public at large from subscribing to them। This is the basic criteria that differentiates private companies from public companies। मैम ये बात हमें पता है, वेरी गुड। आगे चलते हैं, पब्लिक कंपनी क्या होती है, इसका कौन सा सेक्शन है? 271। ठीक है, अच्छा बताइए गवर्नमेंट कंपनी का कौन सा सेक्शन था? 245। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज का कौन सा सेक्शन है? 268। अब कौन सा पढ़ रहे हैं? पब्लिक कंपनी का, उसका कौन सा सेक्शन है? 271। ठीक है, इट डिफाइंस पब्लिक कंपनी एज अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी। अरे ये क्या डेफिनेशन हुई? पब्लिक कंपनी कौन सी है? जो प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट कंपनी कौन सी है? जो पब्लिक नहीं है। ऐसे नहीं बोलना, ठीक है। A company which is a listed public company, if it gets unlisted, even if it gets unlisted, it will still continue to be public company। या तो वो लिस्टेड हो, अगर वो अनलिस्ट हो जाती है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज से अनलिस्ट हो जाती है, वो फिर भी वो पब्लिक कंपनी रहेगी। ठीक है, इसकी कोई मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल नहीं है। ठीक है, पहले थी 5 लाख रुपए की। मतलब बोलते थे अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है ना, तो जो इसमें पैसा लगेगा ना वो मिनिमम होना चाहिए 5 लाख। प्राइवेट का भी बताओ, प्राइवेट का कितना पैसा होना चाहिए था? अगर कोई आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हैं ना, तो इसमें पैसा कितना लगा होना चाहिए? मिनिमम पैसा किस फॉर्म में? शेयर कैपिटल की फॉर्म में, मिनिमम 1 लाख। लेकिन अब ना ये लिमिट रही, अब और आसान हो गया है कंपनीज को चलाना, उनको खोलना। ठीक है, ये लिमिट भी हटा दी गई। So earlier there was a minimum paid up share capital requirement of 5 lakh, but now it has been omitted। ठीक है, हटा दी गई। अगला आता है 1 person कंपनी। सोच के बताइए 1 person कंपनी में कितने लोग होंगे? क्या एक होगा? हाँ, सिर्फ 1 पर्सन की कंपनी। अगर आपको कभी फ्यूचर में बोला जाए ना, अगर आपके पास चॉइस हो कि सोल प्रोप्राइटर बनना है, क्योंकि वहां पर भी एक इंडिविजुअल का बिजनेस होता है, कि आपको 1 पर्सन कंपनी बनना है, तो ना आप इसको चूज करना। मेरे कहने पे मत जाओ, इसके एडवांटेजेस देखना ओवर दिस, फिर डिसाइड करना। ठीक है, चलिए ये होगी फ्यूचर प्लानिंग। अब वापस आते हैं। सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइंस 1 person company as a company which has only 1 person as a member। क्या सच में ऐसी कंपनी होती है? हाँ, होती है। सेक्शन कौन सा है? 262। प्राइवेट कंपनी का क्या था? 268। पब्लिक कंपनी का क्या है? 271। इसका क्या है? 262। आगे चलो। स्मॉल कंपनी, छोटू सी कंपनी,
क्या सेक्शन है इस छोटी सी कंपनी का? सेक्शन छोटा नहीं है, बड़ा है। सेक्शन 285 of the Companies Act 2013, it defines that a small company means a company other than a public company. यहाँ पे आपकी paid up share capital of which does not exceed 50 lakh rupees. Paid up share capital कितनी होती है मैक्सिमम? कितनी होती है मैक्सिमम? 50 लाख रुपए। ठीक है, मेनली ये रहेगी। इसके अलावा और सच हायर अमाउंट विच में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 5 करोड़ रुपीज। ऑलराइट, ठीक है, ये है मैक्सिमम पेड अप। वैसे तो ये होगा, लेकिन अगर कहीं प्रिस्क्राइब्ड है और सच हायर अमाउंट दैट में बी प्रिस्क्राइब्ड, अगर कहीं स्पेसिफिकली दे रखा है ना, तब आप ये अमाउंट को लिखेंगे। वैसे ये है। ऐसे ही हमारी टर्नओवर क्या होती है? सेल्स। ठीक है, एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज मैक्सिमम। और वहां पर भी और था, यहां पर भी और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन 20 करोड़ रुपीज। ऑलराइट, ठीक है। पेड अप कितनी थी? 5 लाख। यहाँ पे कितनी है? 2 करोड़ टर्नओवर। ठीक है, आगे चलते हैं। लिस्टेड कंपनी, एज पर सेक्शन 252 of the Companies Act 2013, a listed company means a company which has any of its securities listed in a recognized stock exchange. चलो मुझे एक recognized stock exchange का एग्जाम्पल बताओ। आप में से बहुत बोलेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मैम हमने स्कैम 1992 देखी है, वेरी गुड। और कौन से हैं? अच्छा, इंडिया के बाहर भी बहुत सारे हैं, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, वगैरह वगैरह। आगे चलते हैं। अनलिस्टेड कंपनी, इसका एकदम ऑपोजिट। यहाँ था सेक्शन 252, यहाँ है 292। ठीक है, इट डिफाइंस unlimited company means a company not having any limit on the liability of its members. No, this is not the answer. Sorry, I'm so sorry. This is not the correct thing. यहाँ पे ये होगा जब आपकी कोई भी सिक्योरिटी, when any of the security is not listed in any recognized stock exchange. ठीक है, where any of your security is not listed, it is called as unlisted company. All right, moving ahead. With company which is limited by shares, ये हमने पॉइंट पढ़ा पहले कहीं? क्या हमने लिमिटेड बाय गारंटी ये भी पॉइंट पढ़ा कहीं? ठीक है, चलिए दोबारा पढ़ते हैं। As per section 222 of the Companies Act 2013, company limited by shares means a company having the liability of the members limited by the memorandum to the account of any unpaid on the shares respectively held by them. वो एग्जाम्पल पढ़ा था ना, अगर 10 रुपए आपको देने हैं और आप 8 दे चुके हैं, आपके कितने रहते हैं? 2 रुपए रहते हैं। तो अगर कंपनी का लॉस हो जाए ना, तो आपसे ये अमाउंट भी रिकवर करी जा सकती है। और गारंटी में हमने ये पढ़ा था, अगर आपने गारंटी दी है कि लॉस होने पे कुछ अमाउंट मैं पे करूंगा, तो उस अमाउंट की जो आप गारंटी देते हैं ना, वो भी आपकी एक लायबिलिटी होती है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या है? एज पर सेक्शन 221, इट मीन्स अ कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर्स मे रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कॉन्ट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ये है इंग्लिश में और मैंने आपको यहाँ हिंदी में समझा दिया इसका क्या मतलब है। ठीक है, कौन से केसेस में? इन द इवेंट ऑफ बीइंग वुंड अप, जब वाइंड अप होती है कंपनी, बंद होती है एक कंपनी, जब बंद होती है तब ये चीजें रिकवर हो सकती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये लॉस में नहीं, कब? वाइंड अप होने पे। ठीक है, कब? वाइंड अप होने पे। दोनों केसेस में मैंने पहले भी लॉस बोला था, लेकिन लॉस नहीं है, ये वाइंड अप होने पे ही बुलवा सकती है पैसे। ठीक है, आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट वन इज होल्डिंग कंपनी। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 246
Holding company in relation to one or other companies means a company in which such companies are subsidiary companies. अब आप ऐसे समझिए इस चीज को, होल्डिंग कंपनी ना एक मेन होती है, मेन। इसकी जो विद इन कंपनीज होती है ना, इससे छोटी, वो होती हैं सब्सिडरी कंपनीज। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बताया, ऐसी कंपनी जिसकी सब्सिडरी कंपनीज हैं वो होगी होल्डिंग कंपनी। अब सब्सिडरी कंपनीज का क्या मतलब है वो पढ़ते हैं। एज पर सेक्शन 287 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या होती है, जहां पे इन विच द होल्डिंग कंपनी विच मीन्स दिस कंपनी कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब इस सब्सिडरी कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, जो इनकी कॉम्पोजिशन होगी ना, ठीक है, वो कौन कंट्रोल करेगा, होल्डिंग कंपनी। दूसरा पॉइंट, इट एक्सरसाइजेस और कंट्रोल्स मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, इस कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में शेयर कैपिटल लगी है 10 लाख। अब यहाँ पे क्या मैंने हाफ बोला कि मोर देन हाफ बोला, यहाँ 50 लाख 1 रुपया भी होगा ना, तब भी ये इसकी सब्सिडरी होगी और ये इसकी होल्डिंग कंपनी होगी। अगर इस होल्डिंग का इसमें शेयर कितना है, मोर देन 1/2, किसमें, शेयर कैपिटल में, और किसमें, बीओडी में, तो क्या होगा, वो सब्सिडरी होगी और उसको कंट्रोल करने वाली होल्डिंग कंपनी होगी। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप देखिए, समझिए अच्छे से क्वेश्चन को। व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड, what is the minimum capital required in private company? Is it this? Is it 1 lakh? Is it 5 lakh? Yeah, it can be either A or B, but it depends upon the situation. या कोई लिमिट ही नहीं है। अब सोचिए, क्या हमने ये चीज़ पढ़ी है आज की क्लास में? हमने पढ़ी है मैम। प्राइवेट कंपनी में हमने पढ़ा था कि पहले क्या था, हमें एक कंपनी को स्टार्ट करने से पहले 1 लाख रुपया चाहिए था। इसको स्टार्ट करने से पहले ये थी मिनिमम रिक्वायरमेंट। लेकिन आप ये मत कहना तो आंसर ए होगा, नहीं, पहले थी, अब कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। सो द आंसर विल बी डी, देयर इज नो सच लिमिट, ऑलराइट, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। सो द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इन पब्लिक कंपनी? तो पब्लिक कंपनी में क्या होगा, क्या 1 लाख, क्या 5 लाख, क्या ए बी में से कोई भी, क्या नो लिमिट? आप में से मैक्सिमम का आई होप आंसर सही है। आंसर विल बी दिस, नो लिमिट। पहले कितनी लिमिट थी, चलिए ये बताइए। पहले एक पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने की लिमिट थी 5 लाख मिनिमम रिक्वायरमेंट, अब वो नहीं है, ठीक है। सो देयर इज ऑल्सो नो लिमिट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी ऑल्सो, ठीक है। अब हम काफी देर से ये टर्म पढ़ रहे थे, शेयर्स, ये होते क्या है मैम? आपने तो ये हमें बताया नहीं, अब बता देते हैं। सिंस अ कंपनी नीड्स फंड्स इन ऑर्डर टू रन इट्स बिजनेस, इट रेजेस दीज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स, ठीक है, समझ आया? आपको पता है, किसी चीज को चलाने के लिए ना, कोई बिजनेस है किसी चीज को, पर यहाँ बिजनेस की बात करते हैं, एक कंपनी की बात करते हैं, इसको चलाने के लिए, इसको रन करने के लिए पैसा चाहिए। अब वो पैसा किस फॉर्म में आता है, वो पैसा लेगा लोगों से, पब्लिक कंपनी है तो लोगों से लेगा। वो लोग पैसे कैसे लेते हैं, कंपनी के ना शेयर्स होते हैं, जैसे उसकी टोटल शेयर कैपिटल है 10 लाख की, सोचिए 10 लाख की उसकी शेयर है, शेयर कैपिटल, इसके छोटे पार्ट्स होंगे, छोटे पार्ट्स होंगे। अब ये छोटे पार्ट्स को कौन खरीदता है, शेयर होल्डर्स, ठीक है। जो लोग खरीदते हैं ना, उनको शेयर होल्डर्स बोलते हैं, जो शेयर को होल्ड करते हैं और जिस चीज को खरीदते हैं, ठीक है, वो होते हैं शेयर्स। तो शेयर्स छोटा हिस्सा है ना, छोटा पार्ट है ना पूरी कैपिटल का। तो देखिए, अ शेयर इज अ शेयर, या तो शेयर या स्मॉल पार्ट इन द एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। एग्जाम्पल बताओ मैम। एग्जाम्पल ए, मिस्टर ए has bought 100 shares in the company for 100 each.
एक कंपनी है, उसकी पता नहीं कितनी है टोटल कैपिटल कुछ भी, लेकिन एक पर्सन है ए बाय द नेम ऑफ ए, इसने क्या किया 100 शेयर ले लिए और हर शेयर की वैल्यू थी 100 रुपए की। तो उसने कितने उसकी उसकी कितनी होगी, कितनी कैपिटल उसके पास होगी, उसकी पर्सनल हो गई 10,000। ठीक है, हो सकता है कंपनी की 1 लाख हो सकता है कंपनी की टोटल कैपिटल 1 लाख हो, इसमें इसकी है 10,000। तो अगर आपसे कोई पूछे ना तो इसका शेयर कितना होगा, तो सिंपली करना है 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 10%। ठीक है, वैसे ये नहीं पूछेंगे बट फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आगे चलते हैं। अब शेयर्स की क्या कोई टाइप्स हैं? हाँ, शेयर्स की 2 टाइप्स हैं। शेयर्स कहाँ पे लिखते हैं? हमने बैलेंस शीट में सीखा, यहाँ होती है लायबिलिटी साइड, यहाँ होती है हमारी एसेट साइड। लायबिलिटी में होते हैं शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर होल्डर्स फंड्स में आती है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब शेयर कैपिटल में या तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकती है। अब इन दोनों का क्या मतलब है वो समझते हैं। इक्विटी शेयर्स, द वंस who purchase these type of shares are called equity shareholders. ठीक है, they enjoy the voting rights on company issues and they receive dividends. हर शेयर पे शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? डिविडेंड। ये इक्विटी के केस में भी होगा, ये प्रेफरेंस के केस में भी होगा, लेकिन फर्क क्या है? इक्विटी वालों के पास ना वोटिंग राइट्स होते हैं, कोई भी डिसीजन लेना हो ना तो ये वोट करते हैं, लेकिन इनके पास ये वोटिंग राइट्स नहीं होते। ठीक है, कुछ केसेस में होते हैं लेकिन मेनली इनके पास नहीं होते। किसके पास होंगे? सिर्फ इक्विटी के पास होंगे। अच्छा, इक्विटी को तो बेनिफिट मिल गया, तो इनका नाम का ही प्रेफरेंस है क्या? इनको कोई प्रेफरेंस नहीं मिलती, इनको प्रेफरेंस मिलती है किस चीज की? पढ़े। So the ones who purchase these type of shares are called preference shareholders. They enjoy preference to receive dividends before equity shareholders. ठीक है, इस साल अगर मेरी कंपनी के प्रॉफिट्स आए 2 लाख रुपए, तो सबसे पहले सारे बाहर के एक्सटर्नल सारे एक्सपेंसेस करके, सारे क्रेडिटर्स वगैरह को पैसे देके, जब आखिरी में बात आती है ना शेयर होल्डर्स को पैसे देने की, तो इक्विटी को तो बाद में मिलेगा, इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रेफरेंस मिलेगी कि पहले इनको मिलेगा, अगर फिर भी कुछ बचता है तब जाके इक्विटी वालों को मिलेगा। ठीक है, आया? क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट। अब क्या इक्विटी शेयर्स की भी कोई क्लासिफिकेशन है? हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल या ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन। ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है बट ये ज्यादा है। चलिए पढ़ते हैं। पहला होता है इसमें ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड या नॉमिनल, कोई भी नाम पूछा जा सकता है। अगर नोट्स बना रहे हैं तो ऑथोराइज्ड के साथ नॉमिनल भी लिख लेना। तो ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल है विच कैन बी इशूड बाय द कंपनी। मैक्सिमम इज द कीवर्ड हियर। ठीक है, such amount is mentioned in memorandum of association. memorandum of association बोलता स्लीपी क्लासेस तुम्हारी ये कंपनी है तो मैक्सिमम कितनी अमाउंट वैल्यू, कितनी शेयर कैपिटल रेज कर सकते हो? मैक्सिमम 10 लाख। ठीक है, इससे ऊपर नहीं कर सकता। ये होती है कौन सी? ऑथोराइज्ड। जो MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइज कर दिया कि हाँ ये मैक्सिमम है, इससे ऊपर नहीं करना, वो हो गया ऑथराइज्ड या नॉमिनल कैपिटल। अब इस 10 लाख में से जरूरी नहीं है कि स्लीपी क्लासेस पूरी की पूरी 10 लाख इशू कर दे, नहीं ना, हो सकता है वो इसमें से सिर्फ 8 लाख इशू करे कि लोगों ये मैं 8 लाख इशू कर रहा हूं, तुम इसको ले लो। ठीक है, ये होती है इशूड कैपिटल। It is a part of subscribed capital that a company actually issues for subscription. ठीक है, अब इसने 8 लाख रुपए लोगों को बोल दिया कि देखो लोगों, ये मैंने 8 लाख रुपए रेज कर दिए, मतलब मैं इसके शेयर्स लेके आ रहा हूँ, आप पूरे 8 लाख खरीद लेना। अब जरूरी नहीं है कि लोग पूरे के पूरे 8 लाख खरीद लें, हो सकता है वो कम खरीदें। तो लोग एक्चुअल में कितनी खरीदते हैं, एक्चुअल में उसको क्या बोलते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल।
अब या तो ये 8 लाख से ज्यादा हो सकता है या 8 लाख से कम हो सकता है। अब ज्यादा कैसे होगा, कम कैसे होगा, ये आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलिए अगली बारी आती है कॉल्ड अप शेयर कैपिटल की। ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ शेयर वैल्यू which the shareholders are called upon to pay through application, allotment, first call या final call। अब मैं एक कंपनी हूँ, मैंने लोगों को बोला कि हर एक शेयर 10 रुपए का होगा, तो मैं ये नहीं बोलूंगी लोगों को या इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर्स को कि तुम पूरे के पूरे 10 रुपए एक ही बारी में दे दो। हो सकता है ये शेयर 10 का हो सकता है 1 लाख का हो, सबके पास उतना पैसा ना हो या कंपनी की अभी उतनी रिक्वायरमेंट ना हो। तो क्या करती है, इस 10 लाख को ना डिवाइड कर देती है इंस्टॉलमेंट्स में, कि पहली इंस्टॉलमेंट आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी और चौथी में पूरी की पूरी 10 रुपए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहली में मैंने मंगवाए 2 रुपए, अगली में मंगवाए 3 रुपए, फिर 3 रुपए मंगवाए, फिर मैंने कितने में 2 रुपए, ऐसे मेरे पूरे 10 चौथी कॉल तक मेरे पूरे के पूरे 10 रुपए आ गए। अब इस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है, एप्लीकेशन। ठीक है, दूसरी इंस्टॉलमेंट का क्या नाम है, अलॉटमेंट। तीसरी का क्या है, फर्स्ट कॉल। अगर कोई चौथी इंस्टॉलमेंट है तो उसका होगा सेकंड कॉल, थर्ड कॉल और लास्ट में फाइनल कॉल। ठीक है, अब अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, मैं ना एज ए कंपनी मैंने 2 रुपए मंगवा लिए और 3 रुपए मंगवा लिए, बस 5 रुपए मंगवाए हैं, 5 रुपए मंगवाए हैं, लेकिन अभी 5 रुपए नहीं मंगवाए ना, तो जो नहीं मंगवाए वो अनकॉल्ड है, कॉल ही नहीं करी, तो यही लिखा है the unpaid portion of the subscribed capital is called uncalled capital। paid up share capital, so the amount which is actually paid by shareholders is called paid up capital। अब एक कंपनी है, इसने पहले सिर्फ 2 रुपए ही मंगवाए। ठीक है, किसी ने 2 रुपए भी नहीं दिए होंगे, किसी ने सिर्फ 1 दिया होगा और किसी ने 2 के साथ अगली इंस्टॉलमेंट भी दे दी होगी, ऐसा भी केसेस होते हैं। ठीक है, चलिए कॉल्स इन अरियर, जब लोग पैसा नहीं देते, कॉल्स इन एडवांस, जो एडवांस में दे देते हैं, जो हमने पीछे अभी समझा 1 सेकंड पहले। कॉल्स इन अरियर क्या होती है, ये वो जो डिफॉल्टर होते हैं, डिफॉल्टर शेयर होल्डर्स होते हैं जो पूरे पैसे नहीं देते। सो इट इज द अमाउंट विच सम शेयर होल्डर्स हैव नॉट पेड ऑन द अमाउंट कॉल्ड अप बाय द कंपनी। ठीक है, अब कंपनी ने पैसे मंगवाए, इसने नहीं दिए, तो क्या कभी फ्यूचर में इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को? हाँ, देना पड़ेगा। कितना है वो, 10% पर एनम, दैट इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट विच इज चार्ज्ड बाय द कंपनी। ठीक है, ओके। अब है कॉल्स इन एडवांस। नाउ इट इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड इन एडवांस बिफोर द अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम द शेयर होल्डर्स। चार्ट के थ्रू समझे, देखो ये है एक कंपनी, उसने कैपिटल मंगवाई, पहले थी एप्लीकेशन, दूसरा था अलॉटमेंट, ये थी एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, फिर थर्ड इंस्टॉलमेंट थी फर्स्ट कॉल और फोर्थ है फाइनल कॉल। ठीक है, एप्लीकेशन में उसने मंगवाए 2 रुपए, अलॉटमेंट में मंगवाए 3 रुपए और इसमें भी मंगवाए 3 रुपए, इसमें मंगवाए 2 रुपए और एक शेयर 10 रुपए का था टोटल। ठीक है, कईयों ने पहली जो कॉल थी ना एप्लीकेशन, कईयों ने 2 रुपए भी नहीं दिए। ठीक है, या अगर हम एप्लीकेशन छोड़ते हैं, हम अलॉटमेंट की बात करते हैं, अगर 3 रुपए थे, 3 रुपए देने वाले थे, कईयों ने 3 नहीं दिए, सिर्फ 2 दिए, कईयों ने सिर्फ 2 दिए, तो जो 1 रुपया नहीं दिया ना, वो होती है कॉल्स इन एरियर। ठीक है, और अब कई बुरे लोग हैं तो कोई अच्छे लोग भी होंगे। ठीक है, जिन्होंने 3 रुपए देने की बजाय हमें 5 रुपए दे दिए, अगली कॉल के भी कुछ पैसे अभी दे दिए। ठीक है, तो 3 आने थे, आप 5 गए, कितने एक्स्ट्रा आए, 2 रुपए एक्स्ट्रा आए। अब ये 2 क्या है, कॉल्स इन एडवांस, ये थी कॉल्स इन अरियर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अब जैसे इन लोगों से, डिफॉल्टर से आप इंटरेस्ट ले रहे थे, तो इनके अच्छे काम की वजह से आप इनको इंटरेस्ट देंगे ना,
कितना देंगे? अगर इनसे 10 ले रहे थे तो इनको ज़्यादा देंगे, इनको 12% पर एनम देंगे मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मैक्सिमम इतना है। अब कोई जर्नल एंट्रीज है कॉल्स इन अरियर की। कॉल्स इन अरियर का कॉन्सेप्ट समझा? तो इसमें कुछ एंट्रीज पास होती हैं, देखते हैं कौन कौन सी हैं। हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आना चाहिए ये। कॉल्स इन अरियर, अगर 1 रुपया नहीं दिया 10 शेयर्स पे, ठीक है, तो 10 रुपये आ जाएंगे, 10 रुपये को डेबिट करेंगे। और किस कॉल पे नहीं दिया, कौन, क्या मैंने अलॉटमेंट में नहीं दिया, कि मैंने फर्स्ट कॉल में नहीं दिया, थर्ड कॉल में नहीं दिया, वो उस रेलिवेंट कॉल को क्रेडिट कर देंगे 10 रुपये से। ठीक है, आगे बात आती है फॉर रिसीट ऑफ अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर विथ इंटरेस्ट ऑन अ सब्सिक्वेंट डेट। अब फ्यूचर में उनको कॉल्स इन अरियर तो देनी ही है। अब कभी ना कभी इनको 1 रुपया जिन्होंने नहीं दिया था उनको देना ही है ना। किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ। अब कुछ आता है, बैंक पैसा आ रहा है तो बैंक को डेबिट कर देंगे टू कॉल्स इन अरियर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर। ठीक है, अगर कॉल्स इन अरियर थे मेरे 10 रुपये, इंटरेस्ट था 1 रुपये, क्योंकि मैक्सिमम है 10%, तो बैंक में टोटल कितनी अमाउंट आई? 11 रुपये। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे चलिए वैसे ही कॉल्स इन एडवांस की एंट्रीज होती हैं। जो चीज़ आ गई पहले आ गई बैंक में लिखे, क्योंकि वो आ गई है। क्या है? कॉल्स इन एडवांस। अगर 10 रुपये की आई हैं, मतलब 2 रुपये का था और 10 शेयर्स थे तो 20 रुपये का। ठीक है, 20 रुपये की कॉल्स इन एडवांस है। ऑन मेकिंग कॉल्स, अब इस कॉल्स इन एडवांस को ना, क्योंकि ये पहले आगे होती है लेकिन होती तो ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की ना, तो इसको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। उस एडजस्टमेंट की एंट्री ये है। पहले इसको क्रेडिट किया, अब इसको डेबिट किया, क्या कोई नेट इफेक्ट बचा इसका? पहले 20 से क्रेडिट किया फिर 20 से डेबिट किया तो कोई नेट इफेक्ट नहीं बचा। ठीक है, क्रेडिट क्या करेंगे? उस पर्टिकुलर कॉल में। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये फर्स्ट कॉल की कॉल्स इन एडवांस थी जो हमें एक पहले ही मिल गई, अलॉटमेंट में मिल गई, तो उसको यहाँ हम एडजस्टमेंट एंट्री लिखेंगे 20 रुपये की। ठीक है, आगे चलो अब इक्विटी शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कैपिटल कर लिया। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, पहले आते हैं बोनस शेयर्स। अब बोनस क्या होता है? दिवाली बोनस में जो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिले ना, एक्स्ट्रा पैसा बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के, वो होता है बोनस। तो बोनस शेयर्स आर दी शेयर्स विच आर इशूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बिना किसी पैसे के। अब होते हैं राइट शेयर्स। राइट का क्या मतलब है? राइट मतलब डायरेक्शन वाला राइट नहीं, राइट का मतलब है यहाँ पे हक। ठीक है, एक कंपनी है, वो कभी ना कभी, मतलब आफ्टर फ्यू टाइम, वो करती है लोगों से इनवाइट क्या? शेयर्स, कि बार बार शेयर्स इशू करेगी पब्लिक में कि आओ पैसा दो। लेकिन इनको पब्लिक को इशू करने से पहले जो यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, एक कंपनी का ये राइट है, सॉरी, एक कंपनी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं ना, इनसे पहले पूछा जाए कि कहीं आपको तो नहीं एक्स्ट्रा शेयर्स चाहिए। ठीक है, बिकॉज एक्स्ट्रा शेयर्स इक्वल्स टू एक्स्ट्रा ओनरशिप। तो ये इनसे पूछती है आपको एक्स्ट्रा शेयर्स तो नहीं चाहिए। अब इनको ना ये एक्स्ट्रा शेयर्स कम दामों पे मिलते हैं। अगर ये पब्लिक के पास बोल रही थी ना कि 100 रुपये का एक शेयर है, तो इनको बोले कि तुम सिर्फ 80 का ले लो। ये चीज़ है। और इनको इशू करने से, पब्लिक को इशू करने से पहले इनके पास आएगी। तो 2 एडवांटेज हो गई, तो टाइम से पहले, और एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो भी नहीं चार्ज हो रही। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। राइट शेयर मीन्स द शेयर्स आर फर्स्ट ऑफर्ड टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी at lower price and before offering to the public. Is it clear? Next, sweat equity shares. sweat का क्या मतलब है? पसीना। ध्यान रखना मैं क्या बोलने जा रही हूँ। किसी एम्प्लॉय
एक एम्प्लॉय एक कंपनी में इतनी मेहनत करता है, अपने खून पसीने की मेहनत होती है, उसकी खून पसीने की कमाई, क्या उसके बदले उसको सिर्फ एक सैलरी मिलती है? नहीं नहीं नहीं, दे आर गिवन to the employees, sweat equity shares are given to the employees for their efforts in the company. ठीक है, स्वेट से याद रखना खून पसीना की कमाई। आगे आता है वोटिंग एंड नॉन वोटिंग शेयर्स। ऑल्दो द मेजोरिटी ऑफ द शेयर्स कैरी वोटिंग, कौन से टाइप के शेयर्स वोटिंग होती है, कौन से टाइप के शेयर्स में वोटिंग होती है? आंसर इज इक्विटी। दे कैरी वोटिंग राइट्स। द कंपनी कैन मेक एन एक्सेप्शन एंड इशू डिफरेंशियल और जीरो वोटिंग राइट टू शेयर होल्डर्स। एक्सेप्शन कैसे? या तो वो डिफरेंशियल मतलब अलग, या जीरो वोटिंग राइट्स के शेयर्स इशू करें, ठीक है, तो वो हो जाएंगे हमारे नॉन वोटिंग। वैसे मेनली हमारे वोटिंग शेयर्स होते हैं, कौन से इक्विटी शेयर्स। ऑलराइट, मूविंग अहेड। अब ऐसे ही प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, आपको बताया था, जिनको डिविडेंड मिलने टाइम प्रेफरेंस मिलती है। The shareholders receive preference in receiving profits of a company as compared to ordinary shareholders also. एक और चीज में प्रेफरेंस है, जब कंपनी बंद होती है ना, बंद होती मतलब लिक्विडेट होती है, वाइंड अप होती है, तब भी द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर पेड ऑफ बिफोर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब एक किसी ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया, तो कभी ना कभी कंपनी उस पैसे को वापस भी करेगी ना, ठीक है, सूद समेत वापस करेगी ना। तो उस कंपनी के पास जब वो बंद होने वाली, उसके पास ना लिमिटेड प्रॉफिट्स होते हैं। अब इस लिमिटेड प्रॉफिट्स में से बाहर के सारे एक्सटर्नल लोगों को पैसे देके लास्ट में बारी आती है प्रेफरेंस की, इनको पैसे देंगे, और तब अगर पैसा बचा तो इक्विटी के पास जाएगा। तो यहाँ पर भी इनको प्रेफरेंस मिल रही है, ठीक है। अब इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। पहला, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का अगर मैं आपको यहाँ हिंट दूं, क्यूमुलेटिव का मतलब है कलेक्ट होना, इकट्ठा होना। जो चीज आप एग्जाम्पल लो, अपनी पॉकेट मनी का, ठीक है, आपको हर महीने 50-50 रुपए मिलते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं पता नहीं किसी जमाने में चली गई, आपको एक बारी नहीं मिले, तो आपको अगले महीने पिछली बारी के 50 और इस बारी के 50, 100 रुपए मिलेंगे। ये होता है क्यूमुलेटिव। In the case of cumulative preference shares, if a particular company doesn't declare an annual dividend, मतलब अगर शेयर होल्डर्स को उस साल डिविडेंड नहीं मिला ना, तो जो मिलना था ना, वो बेनिफिट अगले साल मिलेगा उस साल के डिविडेंड के साथ। The benefit is carried forward to the next financial year and they receive the cumulative amount. Alright. Next one is non-cumulative. अब यहाँ मिल रहा था, यहाँ कलेक्ट हो रहा था, यहाँ नहीं होगा। अगर किसी साल, अगर देखो इस महीने सॉरी पिछले महीने मेरे को 50 रुपए नहीं मिले, तो अगले महीने ना मेरे को 100 नहीं मिलेंगे, ये 50 गए, भूल जाओ इसको, बाय बाय कर दो। सिर्फ इस बारी के 50 मिलेंगे। वो कौन से होते हैं? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। आगे आता है पार्टिसिपेटिंग। किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स? किसमें कर रहे हैं? आगे बढ़ते हैं। दे अलाउ शेयर होल्डर्स टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट्स, ठीक है। पार्टिसिपेट का क्या मतलब है? रिसीव सरप्लस प्रॉफिट्स, अपने डिविडेंड के अलावा। डिविडेंड तो उनको मिलेगा, प्रॉफिट्स होते हैं ना, डिविडेंड। अच्छा सुनो, डिविडेंड तभी मिलता है जब प्रॉफिट्स होते हैं, ठीक है। अगर डिविडेंड मिलने के बाद भी कुछ प्रॉफिट बच जाता है, तो पार्टिसिपेटिंग शेयर होल्डर्स का यहाँ पे हक बन जाता है, यहाँ हक बन जाता है कि इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में अपना शेयर ले सकें। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। उनको क्या मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड। यहाँ डिविडेंड के साथ एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स भी मिल रहे थे। आगे चलते हैं। कन्वर्टेबल, पहले पढ़ते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल नेक्स्ट पॉइंट में पढ़ेंगे। कन्वर्टेबल ये होते हैं जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्रेफरेंस शेयर को। किस में कन्वर्ट कर सकते हैं?
इक्विटी शेयर्स में ऐसा भी होता है? हाँ, ऐसा होता है। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। और नॉन कन्वर्टेबल में क्या होगा? गेस करो। विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, विच कैन नॉट बी। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये वर्ड हो सकता है न्यू हो आपके लिए। रिडीमेबल, आपको मैंने बताया ये है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इसने पैसा लगाया है कंपनी में, ठीक है। अब उसने पैसा लगाया तो जब कंपनी बंद होगी ना, बंद होगी तो ये पैसा जो इसने लगाया था इसको वापस करेगी। पैसे, एक कंपनी का पैसे को वापस करना रिडेम्पशन होती है, ठीक है। तो जो पैसा वापस होता है, जो उनसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा वापस मिलता है, वो होते हैं हमारे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या होता है ये? A company can repurchase or claim redeemable preference shares at a fixed price and time, means a company will company will return the amount, ठीक है। यहाँ पे कंपनी कोई अमाउंट रिटर्न नहीं करेगी irredeemable preference shares, ठीक है। Is it clear? I hope all the concepts of today's class are clear. अगर clear है तो ज़रूर लाइक करिएगा वीडियो को, अपना फीडबैक दीजिएगा, कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ लीजिएगा। एंड विद दिस कीप ऑन लर्निंग, वील सून बी बैक with part 2 of company accounting. And with this, keep on learning, keep spreading knowledge. Take care. Bye bye.